खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के साल 2019 दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका उर्दू पेपर एज ए लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज, जिन लोगों ने उर्दू पेपर एज ए सेकेंड लैंग्वेज चूज़ करा था उसका क्वेश्चन सोल्व करूंगा। इस पूरी वीडियो में पूरे 30 क्वेश्चन जो होते हैं लैंग्वेज के, एक लैंग्वेज के, वो सारे क्वेश्चन सोल्व करूंगा। आपका पैसेज और पेडागोजी क्वेश्चंस, तो पूरी वीडियो को देखिएगा। कहीं पर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें उसे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, जैसा कि आप तो जान ही रहे हैं, यहाँ आप इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, इस इंस्ट्रक्शन को देख लीजिए कि आप इस हिस्से को यानी क्वेश्चन नंबर 121 से तभी सोल्व करें उर्दू पेपर जबकि आपने उर्दू एज ए लैंग्वेज फर्स्ट चूज़ किया था। अगर आपका उर्दू एज ए लैंग्वेज सेकेंड चूज़ किया है आपने, तब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर आपका उर्दू एज ए फर्स्ट रहा होगा तो आप वहाँ 91 से सोल्व करते। अगर उर्दू आपका सेकेंड लैंग्वेज है तो आप 121 से सोल्व करेंगे। तो चलिए, यहाँ जो हिदायत दिए गए, इंस्ट्रक्शन दिए गए हुए हैं, तो आप तो जान रहे हैं। फिर मैं आपको बता दूं कि इबारत को पढ़िए और उसके बाद मुनासिब उसका जो जवाब दीजिए। ये आपके पास इबारत है, इस इबारत को थोड़ा समझने के लिए, आंसर फाइंड करने के लिए हमने पहले ही इसे येलो कर लिया है, इसे हाईलाइट कर लिया है ताकि हम जल्दी से क्वेश्चन ढूंढ पाए और आपको बता पाएँ। लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में होंगे तो उस टाइम सबसे पहले आपको हम ये सजेशन देंगे, ये मशवरा देंगे कि एक बार आप पहले पूरी इस इबारत को पढ़ लीजिए सही तरीके से बिल्कुल, और उसके बाद दोबारा फिर से आप क्वेश्चन पर आइए। जब क्वेश्चन पर आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन लीजिए और उसका जवाब यहाँ ढूंढने की कोशिश कीजिए। और जनरली जो उर्दू के क्वेश्चंस का पैटर्न हमने देखा है कि आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप सेट किए होते हैं वो बिल्कुल सीरीज़ से ही, यानी कि ये जो इबारत, इस इबारत में पहला क्वेश्चन यहाँ से, फिर दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, यानी मिक्सअप नहीं होता है। अगर एक क्वेश्चन आपको ऊपर के फर्स्ट या सेकेंड लाइन में, 2 लाइन में एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो उसके बाद अगले क्वेश्चन का आंसर आप उससे थोड़ा नीचे आकर ढूंढेंगे। तो ये टिप्स आपको एग्ज़ाम में वक्त बचाने के लिए, टाइम सेविंग के लिए है। तो इस इबारत के बाद सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं और हम देखते हैं इस क्वेश्चन में लिखा गया है, जंगलों के कट जाने और मौसमों में तब्दीली की वजह से क्या हो रहा है? आलूदगी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, बारिश कम हो रही है, सर्दी कम हो रही है? तो इसका सही जवाब है बारिश कम हो रही है। जंगलों की कट जाने की वजह से और मौसमों की तब्दीली की वजह से बारिश कम हो रही है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में बारिश कम है। ऑप्शन 3 में बारिश कम है, राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। बोरोविल्स के पास खुदाई से क्या खुश्क हो रहा है? ज़ेरे ज़मीन पानी, ज़मीन में नमी, नदियों में पानी, ज़मीन के ऊपर पानी। तो क्वेश्चन नंबर 122 का देखते हैं। खुश्क हो रहा है बोरोविल्स की पास खुदाई से ज़ेरे ज़मीन पानी। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ज़ेरे ज़मीन पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। हिंदुस्तान ज़रई मुल्क नहीं रहा बल्कि उसके साथ वह किस राह पर गामज़न है? उसके अलावा और किस राह पे? टेक्नोलॉजी की राह पर, साइंसी तरक्की की राह पर, सनाती तरक्की की राह पर, या फिर मैकेनिकल तरक्की की राह पर? तो यहाँ आप देख रहे हैं हमने पहले से बोलो किया हुआ है, सनाती तरक्की के राह पर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की राह पर इंडिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124। किस आबादी के करीब नए नए कारखाने खुल रहे हैं? शहरी आबादी के करीब, गांव की आबादी के करीब, घनी आबादी के करीब, कस्बों की आबादी के करीब? तो यहाँ पर सही जवाब होगा शहरी आबादी के करीब, या आपका ऑप्शन 1 में दिख रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। इंसानों के लिए क्या चीज़ कमयाब होती जा रही है, यानी बहुत कम पाया जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है? अनाज व असली दूध, साफ़ हवा और सब्जियां, ताज़ा और साफ़ हवा, साफ़ पानी और ईंधन? तो इसका जवाब भी हम यहाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा है ताज़ा हवा और साफ़ हवा। सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन 3 ताज़ा और साफ़ हवा। क्वेश्चन नंबर 126, मसअला की जमा क्या है? इस लफ्ज़ को मसअला भी इस इबारत में, इस पैसेज में आया हुआ है, तो यहाँ पर इसकी जमा मसाइल। क्वेश्चन नंबर 127, तरक्की का मुतज़ाद क्या है? लफ्ज़ तरक्की भी इस्तेमाल हुआ है। हिंदुस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है, सनाती तरक्की, तो इसका उल्टा, इसका विलोम कौन सा है? बदहाली, तनज़्ज़ुली, खुशहाली, कामयाबी। तो तरक्की के हम वज़न, तरक्की के साथ जो यूज़ होता है वो तनज़्ज़ुल। तरक्की मीन्स तरक्की करना, डेवलपमेंट करना, ऊपर जाना, तनज़्ज़ुल नीचे उतरना। यानी अगर तरक्की से हम प्रमोशन कहेंगे तो तनज़्ज़ुली डिमोशन। क्वेश्चन नंबर 128, बढ़ती हुई आबादी के लिए क्या मुश्किल मसला है? ग़ज़ा की फ़राहमी, पानी की फ़राहमी, तालीम की फ़राहमी, साफ़ हवा की फ़राहमी। तो इसका जवाब भी हमको यहाँ इसी पैसेज से मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 128 का। सबसे पहले लाइन पर ऊपर आ जाते हैं, हमारी बढ़ती हुई आबादी के लिए पानी की फ़राहमी एक मुश्किल मसला है। और पानी की फ़राहमी यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 128 में दिया गया हुआ है, ऑप्शन 2 पानी की फ़राहमी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, लेकिन अब फिर इसके लिए हिदायत है कि पहले वो एक पैसेज ख़त्म हुआ, अब दूसरा है। ये मकालमा है, बातचीत है दो के दरमियान, अज़रा और अमजद के दरमियान, और उसी से आपको उसका सही जवाब ढूंढना है। तो हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में है, वक्त बचाने के लिए हम उसको पढ़ नहीं रहे, तोते का फ़ोटो छापने के लिए कौन ले गया था? अखबार वाले, मैगज़ीन वाले, प्रेस वाले या फिर महल्ले वाले? तोते का फ़ोटो छापने के लिए अखबार वाले ले गए थे। तो अखबार वाले जिस ऑप्शन में होगा वह राइट आंसर, और वो ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, अमजद ने तोते को क्या कहा? खूबसूरत तोता, अजीब तोता, नायाब तोता या फिर हीरामन तोता? हीरामन तोता। तो कुछ इसका सही जवाब अमजद ने क्या कहा यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, फिर तो बड़ा अजीब तोता होगा, अजीब तोता। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 अजीब तोता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, अज़रा ने तोते की खूबसूरती के अलावा और क्या खूबी बताई? वह अच्छे गाने गाता है, वह सीटी बजाता है, वह हाजिर जवाब है, वह बातें भी खूब करता है। इसका आंसर भी हमें मिलेगा। हम फिर से ऊपर जाते हैं, उन्होंने वह बातें भी खूब करता है, नहीं खूबसूरत तो बहुत है ही, साथ में बातें भी बहुत खूब करता है। तो बातें खूब करता है, उस ऑप्शन को हम यहाँ पर ढूंढते हैं। ऑप्शन 4 में आपको दिख रहा है, वह बातें भी बहुत खूब करता है, राइट आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 132, अज़रा ने अमजद से क्या लाने को कहा? बिस्किट, चॉकलेट, नमकीन या फिर मिठाई? यहाँ पे ढूंढ देख लेते हैं कि क्या है ऑप्शन दिया गया हुआ। कहता है कि चॉकलेट खाओ और मुझे भी खिलाओ। तो चॉकलेट वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा, सबसे सही जवाब होगा, वो आप ऑप्शन 2 में देख रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, तोता की जमा क्या है? तोतो, तोतीन, तवातीन या फिर तवातीन? तो लफ्ज़ देखिए, यहाँ जो तोता लिखा हुआ है और इसे हम बाज़ दफ़ा तोता भी लिखते हैं, और दोनों सही है, दोनों गलत नहीं है। फ़ारसी में असल इस्तेमाल जो है वो तोता ही होता है। तो इसकी जमा तोते, एक तो हम जब लिखेंगे तो बाज़ दफ़ा हालत फ़ाइली में तो हम तोते इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हालत फ़ाइली नहीं, मफ़ूली का दिया गया हुआ है तोतों। तोतीन, तवातीन या तवातीनों, ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तोता फ़ारसी लफ्ज़ है, और ये जो जमा का वज़न देख रहे हैं ये सब अरबी का है, तो इस वजह से नहीं लेंगे, बल्कि इसके लिए तोतों सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 133 का राइट आंसर है 1 तोतो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134, खूबसूरत का मुतज़ाद। लफ्ज़ खूबसूरत, जिसकी खूबसूरत बहुत अच्छी होती है, खूब होती है, उसे खूबसूरत कहते हैं, उसका उल्टा क्या होगा? बदसूरत, खुशनुमा, बदहैबत, बदनुमा? सही जवाब होगा बदसूरत। क्वेश्चन नंबर 135, अज़रा ने कौन सा तोता देखने की बात की? अफ्रीका का तोता, अमेरिका का तोता, राजस्थान का तोता, हैदराबाद का तोता?
तो सही जवाब यहाँ पर होगा। उसके लिए भी हम फिर से यहाँ पर आते हैं बैक। सबसे पहले सबसे ऊपर लाइन पे जाएंगे। तुमने अफ्रीका का तोता देखा होगा, तो ये अफ्रीका का तोता देखने की बात की जा रही है, तो इस वजह से हम यहाँ पर इसका सही जवाब लेंगे ऑप्शन 1 अफ्रीका का तोता। अब पैसेज वाला जो क्वेश्चन था वो यहीं से ख़त्म हुआ। अब यहाँ पर आपका पेडागोजी या फिर असल क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बच्चे परेशानी महसूस करते हैं, वो यहाँ से शुरू हो रहा है। बाकी जो पैसेज वाला क्वेश्चन 15 के 15 तो 90% स्टूडेंट्स सही करते हैं। कुछ लोगों का गलती से, धोखे से गलत हो जाता है, लेकिन यहाँ इसको मोस्टली सही करते हैं। लेकिन इसके बाद वाला जो 15 क्वेश्चन है 136 से 50 तक, ये बहुत कॉन्ट्राडिक्शन होता है, इसी में बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इस वजह से मैं इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने आपके सामने पेश करूंगा कि इसकी और वजाहत से आप इसकी समझ सके। सबसे पहला क्वेश्चन 136 में, तौसीई मुताला बच्चे की कौन सी दिलचस्पियों को फ़रोग़ देता है? गैर मानूस अल्फाज के माना मालूम करने में, मतन में मुस्तमल क़वाइदी उसूलों में, नज़्म ख़ानी में, या महजूज़ होने के लिए मतन क़राअत में। तो हमने इसके लिए एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है कि मुताला की अमूमन 4 किस्में हैं: तौसीई मुताला, तजमीई मुताला, सरसरी मुताला। आप उस वीडियो को देखिए, आपको वहाँ पर चारों किस्में समझ में आ जाएंगी कि किसमें किसके क्या फ़वाइद है या किसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन यहाँ पर जो आपको हम इसका सिर्फ जवाब बता रहे हैं, तौसीई मुताला महजूज़ होने के लिए मतन की क़िराअत में इस्तेमाल करते हैं। तौसीई मुताला महजूज़ होने के लिए, खुशी शादमानी के लिए, अपने आप को एंजॉयमेंट के लिए सिर्फ पढ़ते हैं, जैसे नावल वगैरह पढ़ना होता है। इसमें हम एकदम किसी पर्पज़ के लिए, किसी ख़ास पर्पज़ के लिए नहीं पढ़ते हैं, और ना ही इसमें एकदम लाइन बाई लाइन पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें छोड़ भी देते हैं। तो तौसीई मुताला यही कहलाता है। इसके लिए इंग्लिश में वर्ड आता है एक्सटेंसिव। सही जवाब आपका ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। उस्ताद लेह पर सबक शुरू करने वाला है। लद्दाख कश्मीर में लेह पड़ता है। उस्ताद लेह पर सबक शुरू करने वाला है। सबक शुरू करने से पहले वह तख्ते स्याह पर एक नक्शा या खाका बनाकर बहस का आगाज़ करता है। ये जो आप खाका देखें, इसमें लेह लिखा है, उसके चारों तरफ खान पान और तहजीब, ज़बान, आबो हवा, मशहूर मकामात। यानी उस्ताद आज के सबक में इन चीज़ों पर डिस्कशन करना चाह रहा है। तो अब बताइए यह खाका कैसा है, क्या है? ये रियासत का नक्शा इसे कहेंगे, तसव्वुरात का खाका कहेंगे, मौज़ूआती नक्शा, या फिर आलए नक्श। रियासत का नक्शा तो नहीं, क्योंकि अगर ये किसी सूबा का, किसी स्टेट का मैप बनाया जाता तब इसे हम रियासत का नक्शा कहते हैं, लेकिन ये किसी ख़ास जगह का नक्शा नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, तसव्वुरात का खाका, यानी उस्ताद आज जो क्लासेस में डिस्कस करेंगे उनके तसव्वुरात आपको कायम कर रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट खींच रहे हैं। इस वजह से इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन 2 तसव्वुरात का खाका। अब अगर मौज़ूआती नक्शा, हम बाज़ दफ़ा कोई एक चैप्टर होता है, उसका मेन टाइटल डाल के फिर सब टाइटल डालते हैं, तो वो सारी चीज़ें या फिर टाइटल्स वगैरह ही होते हैं, उसकी किस्में हो जाती हैं, तब उसको हम मौज़ूआती नक्शा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी एक चीज़, ख़ास चीज़ के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी खुसूसियात बताएंगे, तो फिर यहाँ पे यह तसव्वुरात का खाका हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। बच्चे मुअस्सर अंदाज में लिखना सीखते हैं अगर लिखी हुई चीज़ को उस्ताद ने तलबा को इमला बोल कर लिखा हो, लड़कों के सयाक से मानवियत रखती हो और बामाना हो, उस्ताद के सयाक और सकाफ़त से मानवियत रखती हो, बोली हुई आवाज़ उसकी तहरीरी हैयत के माबैन रब्त हो। बच्चे मुअस्सर अंदाज में लिखना सीखते हैं, इफ़ेक्टिव तौर पे, इफ़ेक्टिव तरीके से लिखना सीखते हैं, तहरीर सीखते हैं। कब, किस हालत में? जब उस्ताद का एक्शन या उस्ताद का तरीक़ाकार कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपको मिलेगा सयाक से मानवियत रखती है। ये सयाक और सबाक एक साथ लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये सबाक का मुतरादिफ है। यानी जो आसपास का माहौल दिख रहा है, कोई एक लफ्ज़ हम पढ़ने वाले, उस लफ्ज़ से पहले या बाद में जो हमारा सेंस फाइंड कर पा रहा है, हमारा जो हवासे खमसा है, वो जो हमारे जहन में बता रहा है,
उसे ही हम सियाक कहते हैं, यानी रविश। तो इस वजह से हम बच्चे को वही चीज़ बताएंगे जो, और वही चीज़ लिखाने की कोशिश करेंगे जो बामाना हो और उसके लेवल से, उसकी जो सतह, उसकी समझ की या फिर उसकी नॉलेज की, उसकी उम्र की, उसके माहौल की, उससे मिलता जुलता हुआ जो चीज़ हम उसे बताएंगे, उसे समझाएंगे, और उसे अगर लिखने के कहेंगे तो उस सूरत में बच्चे अच्छा लिखेंगे और उनकी तहरीर में और भी मेयार में सुधार आएगा। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन 2। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, दर्ज झैल में से कौन माहसल रवैये प्रोडक्ट अप्रोच का अंजाम कार नहीं है। देखिए, दो चीज़ें होती है, एक प्रोडक्ट अप्रोच और दूसरा प्रोसेस अप्रोच। प्रोडक्ट जो होता है, हम इसे किसी चीज़ की एंड होने पे, फाइनल होने के बाद तब हम प्रोडक्ट अप्रोच पर बहस करते हैं, और प्रोसेस अप्रोच है वो ड्यूरेशन चलता रहता है। मीन्स के बच्चों का जो एग्ज़ाम होता है, तो एक एग्ज़ाम आप सेमेस्टर में लेते हैं या फिर दौरान क्लास बच्चों की नॉलेज लेवल को जांच करने के लिए, और दूसरा एक क्लास से दूसरे क्लास में प्रमोशन के लिए। तो जो हम दौरान क्लास टेस्ट ले रहे हैं, दौरान क्लास जो जिन चीज़ों को बच्चों से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो सारा प्रोसेस में अपर आएगा, लेकिन जब फाइनल वाला जो हम चेक करेंगे वो प्रोडक्ट अप्रोच में आएगा। तो यहाँ पे माहसल रवैये प्रोडक्ट अप्रोच का अंजाम कार कौन सा नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो ये मुकम्मल तौर पर उस्ताद मरकूज़ होता है, यानी ये टीचर सेंटर होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। प्रोडक्ट अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच के टाइप में आता है। यह किरदारियत पसंद बिहेवियरिज्म मॉडल पर काम करता है, ये भी सही है। ये तैयार शुदा आखिरी अंजाम पर तवज्जो मरकूज़ होता है, जो हमने आपको पहले बताया कि प्रोडक्ट बिल्कुल एंड मोमेंट में, जो प्रोडक्ट है वो रेडी हो जाता है, तब उस का हम नतीजा चेक करते हैं कि हमें उससे क्या हासिल हो रहा है। और चौथा ऑप्शन जो दिख रहा है, ये ख्यालात की आमद और उपज पर जोर देता है। यहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं होती है ये ख्यालात की आमद और उपज पे नहीं, क्योंकि जब टीचर मरकूज़ हो जाएगा, टीचर सेंटर हो गया, तब तो फिर बच्चों में कहीं ना कहीं महदूदियत हो जाती है। तो इस वजह से इस अप्रोच में ये फोर्थ ऑप्शन जो होगा ये रॉन्ग है, इसकी किस्म में ये नहीं आती है। इस राइट आंसर ऑप्शन 4 कि टीचर सेंटर है, ये ट्रेडिशनल है, ओल्ड मेथड है, ओल्ड सिस्टम है, इस वजह से ये नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140, तरीक़े अमल प्रोसेस अप्रोच के मुताबिक लिखने का काम शुरू करते हुए दर्ज झैल में से किसे उस्ताद को नहीं करना चाहिए। तरीक़े अमल यानी प्रोसेस, जो हमारा अप्रोचेस है उसका प्रोसेस अभी हम काम कर रहा है, अमल में है, तो उस सूरत में उस्ताद को क्या नहीं करना चाहिए। इज्तिमाई गौर व खौस, नोट लिखवाना, मसौदा तैयार करना, प्रूफ पढ़ना। हम जानते हैं लैंग्वेज पेपर जब पढ़ाते हैं तो उनमें हमें कहीं ना कहीं कई सारी चीज़ें, मीन्स के जो हम पढ़ा रहे हैं उसे इज्तिमाई गौर व खौस, पूरे का कंक्लूज़न, एक साथ सभी चीज़ों को हमने जो पढ़ाया, हमारा जो पढ़ने का तरीक़ाकार था, हमने जो बच्चों से सुना, बच्चों को सिखाया, बच्चों के जो वर्ड मीनिंग दिए, बच्चों को बताया, यानी सभी चीज़ों का गौर व फिक्र करना, एनालिसिस करना, वो दोस्तों सही है। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है नोट लिखवाना, ये आप देख रहे हैं बिल्कुल नोट लिखवाना निगेटिव ऑप्शन है। बाकी मसौदा तैयार करना बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रोसेस, जब हम किसी काम को प्रोसेस में रखते हैं, तरीक़ा अमल अभी वो ड्यूरेशन में होता है, तो सबसे पहले हम किसी चीज़ के लिए मसौदा तैयार करते हैं, तब जाके वो फाइनलाइज होता है। जैसा कि आप मसौदा को क्या कहते हैं, इसके लिए ड्राफ्ट लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है इंग्लिश में। अभी आपने देखा होगा कि NP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था, तो पहले ये ड्राफ्ट आया था, फिर उसके बाद ये बिल बना पास हो करके। तो मसौदा भी उसी का, और प्रूफ रीडिंग, प्रूफ पढ़ना, तो ये भी लैंग्वेज के टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे का तलफ़ुज़, बच्चे के पढ़ने का स्टाइल, बच्चे को पढ़ना सीख पाए, या जो सिर्फ उसको सुना पा रहे हैं नहीं। तो इस वजह से ये सारे इसके प्रोसेस में आता है। एक नोट लिखवाना नहीं आएगा, ये निगेटिव है। कभी भी उस्ताद को नोट लिखवाने पर जोर नहीं देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 141, रोल प्ले को ज़बान के हर क्लासरूम का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। यह बच्चों, अब इसमें ऑप्शन दिया जा रहा है आपसे, यह बच्चों को आज़ादाना ग्रुप, चलिए थोड़ा सा और जूम मिनिमाइज़ कर लेते हैं।
यह बच्चों को आज़ादाना गप मारने के काबिल बनाता है। यह क्लास में नज़्म व ज़ब्त बनाए रखने का मौसर तरीका है। बच्चों को कहानी याद करने के काबिल बनाता है। यह बच्चों को ज़बान के बारे में बामाना गुफ्तगू में शरीक होने के काबिल बनाता है। रोल प्ले क्या होता है? यानी एक टीचिंग मेथड है जिसमें से कोई एक टीचर बच्चों को एक टॉपिक या कोई एक सब्जेक्ट दे दिया जाता है, उसके बाद बच्चे खुद उससे प्ले करते हैं, किरदार अदा करते हैं। इसका सबसे अच्छा आप एग्जाम्पल देखेंगे ड्रामा में। जब आपको उर्दू में लैंग्वेज में अगर ड्रामा पढ़ाना हो तो उसका बेहतर तरीका है कि उसके जो किरदार हैं उन किरदार को बच्चों में अलग अलग तकसीम कर दें कि एक पूरे ड्रामे में जितने किरदार हैं उतने सारे स्टूडेंट्स उनको प्ले करेंगे, उसे अदा करेंगे। तो इस वजह से इसके बेनिफिट क्या होता है कि यह बच्चों को ज़बान के बारे में बामाना गुफ्तगू में शरीक होने के काबिल बनाता है कि जो चीज़ बच्चा पढ़ रहा है उसको मानादार करके उसे और बेहतर तरीके से समझ पाता है और उसे अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाता है। लेकिन बाकी जो ऑप्शन देखने हैं, गप मारना तो कोई मकसद नहीं होना चाहिए पढ़ाने का। क्लास में नज़्म ज़ब्त बनाए रखने का मौसर तरीका, यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये फिट नहीं हो रहा है कि नज़्म ज़ब्त के लिए तो आप अगर अच्छा टीचिंग क्वालिटी में अगर अपने आप दे रहे हैं, अपने आपकी टीचिंग में अगर मेयार अच्छा है तो क्लास का नज़्म ज़ब्त अपने आप बना रहेगा। लेकिन अगर आप अनइफेक्टिव है, यानी आप का कंटेंट कमज़ोर है, आपका टीचिंग स्टाइल कमज़ोर है, आप सही तरीके से तैयारी करके नहीं आए हैं, तो इस केस में बच्चे का नज़्म ज़ब्त बिगड़ेगा। और कहानी याद करने पर तो जोर नहीं है। चलिए, इसका राइट आंसर 4 आपको बता दिया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 142। बच्चों से जब किसी ख़ास मौजू पर मुख्तसर नज़म लिखने के लिए कहा जाता है तो वह बरूए कार लाते हैं। जब बच्चे किसी ख़ास टॉपिक पर, किसी स्पेशल टॉपिक पर मुख्तसर नज़म, शॉर्ट पोएम लिखते हैं तो बच्चे के अंदर से क्या बाहर निकलती है उस नज़म के ज़रिए? तख्लीकी सोच, मुखलिसाना सोच, हमदर्दाना सोच या सकाफ़ती सोच? तो बच्चे मासूम होते हैं, वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। सही जवाब होगा आपका तख्लीकी सोच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143। बच्चों को अच्छा कारी बनाने के लिए इनमें लफ्ज़ियात को फ़रोग़ देना एक अच्छा अमल है। दर्ज झैल में से कौन लफ्ज़ियात को फ़रोग़ देने की बेहतरीन हिकमत अमली हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 143। तो यहाँ 4 ऑप्शन हैं, उन ऑप्शंस को देखिए। ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको आप माइनस कर दें, सॉरी। एक अच्छा कारी मीन्स अच्छा पढ़ने वाला, उसकी रीडिंग में और बेहतरी लाने के लिए, और लफ्ज़ियात वोकेबलरी, वर्ड पावर, उसको फ़रोग़ देने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार कर? तलबा को मुतज़ाद व मुतरादिफ़ अल्फाज की तवील फ़हरिस्त याद कराना। ये फ़हरिस्त रट्टाफिकेशन को तो आप नेगेटिव में, कभी भी रट्टाफिकेशन को आपके किसी भी ऑप्शन में दिखे तो उसको आप पहले ही माइनस कर देंगे। जब दूसरा ऑप्शन, जब तलबा जब किसी नए लफ्ज़ से साबका पढ़ता है तो वह लुग़त देखते हैं, तो सिर्फ़ एक ही लफ्ज़, ये भी सही नहीं है। तलबा मतन में मुस्तामल मुश्किल अल्फाज को निशान ज़द करते हैं और उनका जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन यहाँ अब बच्चा से कहीं ना कहीं महदूदियत है कि थोड़ा बहुत दिन भर में 1-2 लफ्ज़ अगर उसने देखा तो 1-2 लफ्ज़ ही देखा। लेकिन अगर तलबा नए अल्फाज के माना के क़यास के लिए सयाक़ को बरूए कार लाना सीखते हैं, यानी जब बच्चा नया लफ्ज़ कोई सीखता है तो उसके लिए क़यास को, यानी वो सोचता है अपने आप, जहन पर, दिमाग पर जोर देता है कि इसका माना क्या हो सकता है, ये कहाँ पर इस्तेमाल हुआ, किस ज़िम्न में इस्तेमाल हुआ, किस जगह पर, तो किस तरीके से इसका सही माना हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिसके लुग़त में आप देखेंगे तो एक के लिए 10 से ज़्यादा उसकी मीनिंग दिए गए होंगे, लेकिन उसका सही माना क्या है वो आपका सयाक़ ही, आपका मुताला ही उसे सही बता पाता है कि किस पर्सपेक्टिव में उस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया। इस वजह से इसका राइट आंसर 4 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144। उस्ताद बच्चे की ज़िंदगी के चंद अहम वाक़यात का मुशाहदा करता है और उन्हें बयानिया अंदाज में रिकॉर्ड करता है, इसे क्या कहेंगे? सरनामा, पोर्टफोलियो, मुशाहदा, वाक़याती रिकॉर्ड। रूब्रिक्स, यहाँ जो ऑप्शन देख रहे हैं ये रूब्रिक्स क्या होता है? जब भी हम कोई टेस्ट लेते हैं तो उसके नंबर मार्किंग सिस्टम के लिए हम एक कायदा तैयार करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप अपने स्कूल में एक
एक बच्चों का फंक्शन करा रहे हैं जिसमें आपने सिंगिंग कंपटीशन रख दिया, तो आप उसके लिए रूब्रिक्स क्या करेंगे? सबसे पहले आप बच्चों का कंटेंट देखेंगे और कौन सा सॉन्ग प्रेजेंट किया, दूसरा उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा था, तीसरा उसका पेस साउंड कैसी थी, चौथा फिर आप उसका देखेंगे कि बॉडी लैंग्वेज क्या था। इसी तरीके से ही तो उसका कायदा जो आप बता रहे हैं कि किसी चीज़ को जांचने का जो तरीक़ाकार है, उन चीज़ों को लिए रूब्रिक्स जो तय करते हैं उसे रूब्रिक्स कहते हैं। तो ये तो यहाँ पर सही नहीं होगा। उसके अलावा जो और ऑप्शन है दूसरा, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में हम क्या करते हैं, किसी स्टूडेंट्स की एक्टिविटी में जो उसके अच्छे वाक़यात होते हैं उसे रिकॉर्ड करते हैं और उसकी पूरे प्रोफाइल बनाते हैं। और तीसरा ऑप्शन मुशाहदा, ये तो ऑब्जर्वेशन है, ये तो किसी ख़ास चीज़ है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ज़िंदगी के चंद अहम वाक़यात का मुशाहदा करता है और उन्हें बयानिया अंदाज में रिकॉर्ड करता है। तो ये सही जवाब होगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 144 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, वाक़याती रिकॉर्ड। इसे दूसरे लफ्ज़ों में हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहेंगे तो और ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन दिख रहे हैं उनमें वो खासियत नहीं पाई जाती है जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया, चंद अहम वाक़यात का मुशाहिदा करना। अब पोर्टफोलियो में होता है हम किसी की अच्छाइयों और बुराइयों उन सभी चीज़ों का मुताला करना। उसी तरह से एक कैमुलेटिव रिकॉर्ड आता है, उसमें हम क्या करते हैं कि बच्चे के किसी ख़ास वक्त में जो बच्चा कोई हरकत करता है, कोई काम करता है, तो हम उसे एक डायरी में नोट करते हैं, तैयार करते हैं, तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर किसी चंद अहम वाक़यात का मुशाहिदा करना और फिर उन्हें बयान करना, तो ये आपका ऑप्शन 4 में ही वाक़याती रिकॉर्ड में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। दर्ज झैल में से कौन बोलने की कामयाब सरगर्मी की खुसूसियत है? बोलने यानी स्पीकिंग की सबसे अच्छी खुसूसियत। बच्चों की गैर मुसावियाना शिरकत, तो ये अनइक्वल तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चों को बातचीत का मौका फराहम करने वाली सरगर्मी। बच्चों को सिर्फ हदफ ज़बान में बात करने की इजाज़त नहीं, ये लिमिटेड नहीं करना है। क्लासरूम में मुअस्सर नज़्म ज़ब्त करने वालों को ज़्यादा बातचीत की इजाज़त, तब तो फिर ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, ये बायसनेस हो जाएगा। यहाँ पर इसका जो सबसे सही जवाब होगा वो ऑप्शन 2, बच्चों को बातचीत का मौका फराहम कर, ऐसी सरगर्मी कराना जिसमें बच्चे ज़्यादा बोल सके, अपने एक्सप्रेशन का इजहार कर सके, तो ये बोलने की कामयाबी को और ज़्यादा बढ़ाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146। वाइगोत्स्की के मुताबिक ज़बान की आमोजिश का सबसे बुनियादी जुज़ क्या है? वाइगोत्स्की की अगर थ्योरी पढ़ेंगे इन रिस्पेक्ट टू लैंग्वेज, तो उनका कहना था कि बच्चे जो ज़बान सीखते हैं वो समाजी तामुल, सोशल इंटरेक्शन से। तो सही जवाब आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147। दर्ज झैल में से कौन सी सरगर्मी बोलने की महारत की मशक के लिए ज़्यादा मुआविन होगी? ऐसी कौन सी सरगर्मी है बोलने की महारत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी? ऑप्शन है, तलबा किसी मौजू पर बाज़ाब्ता छोटी सी पेशकश करे, उस्ताद तलबा का बामकसद इमला लिखवाए, तलबा फराहम करदा इशारों पर मबनी कहानी को अपनी अंदाज में पेश करे, या फिर तलबा अच्छी सी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करे। आप क्वेश्चन में देखिए, बोलने की महारत की मशक के लिए सबसे बेहतर क्या है? बोलने की महारत की मशक के लिए तो फराहम करदा इशारों पर मबनी कहानी को अपनी अंदाज में, ये सिर्फ पूरी कहानी लिखवा देना नहीं है बच्चों को, सिर्फ कुछ इशारा दे देना है। जैसे आपने देखा होगा इब्तिदाई दर्जे में छोटे बच्चों की जो टेक्स्ट बुक होती है उसमें स्पेशल बुक पेज होता है, जिस पेज में सिर्फ और सिर्फ कुछ फ़ोटोज़ दे दिए गए होते हैं। आपने बंदर और टोपी वाली तो तस्वीर किताबों में देखी हो कि शायद वो दूसरी या तीसरी क्लास में होती है कि बंदर और टोपी, और उसमें कुछ और लिखा नहीं होता, कुछ भी मेंशन नहीं होता। बच्चा खुद से ही उन सारी चीज़ों को अपने ज़बान में बयान करते हैं कि ये बंदर है, ये टोपी है, ये टोपी वाला है, इसका बंदर टोपी लेकर भाग गया है, इस तरीके से। तो ये सिर्फ इशारा फराहम कर देना, आपको क्लू दे देना, और उस पर बच्चे जो कहानी बयान कर रहे हैं वो बोलने की सरगर्मी को और बेहतर बनाएगा और उससे तख्लीकी सलाहियत भी बढ़ेगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर है 148।
पढ़ने का कौन सा मरहला तलबा को इस काबिल बनाता है कि वो अपनी साबिक़ा मालूमात को नई हासिल करदा मालूमात से क्लासरूम से बाहर की दुनिया से मरबूत करे। और ये NCF जो 2005 था, उसकी एक खुसूसियत में भी थी कि हम क्लासेस में ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करें जिससे बच्चे की जो पढ़ाई है, उसके जो माहौल है, बाहर के माहौल से जोड़ सकें। उसी चीज़ को यहाँ दूसरी पूछा गया है कि आप ऐसा क्या करेंगे, कौन सा मरहला होगा जिसमें बच्चे अपनी सीखी हुई चीज़ को अपने माहौल से जोड़ते हैं। माक़बल मुताला, दौरान मुताला, क़बल अज़, यानी माक़बल स्टडी से पहले, दौरान मुताला ड्यूरिंग स्टडी, क़बल अज़ मुताला और माक़बल, ये दोनों मुतरादिफ लफ्ज़ है, दोनों का माना एक ही है कि मुताला से पहले, पढ़ाई से पढ़ ले। और चौथा ऑप्शन माबाद, स्टडी के बाद, किसी चीज़ को पढ़ने के बाद। तो सही जवाब होगा कि पहले बच्चा माहौल के बारे में पढ़ेगा, तब तो उसके बाद उसको अपनी डेली लाइफ से जोड़ सकेगा। आप बच्चे को इन्वायरमेंट में पोल्यूशन के बारे में क्लासरूम में पढ़ा दिए, बगैर पढ़े हुए बच्चा तो उसे अपने माहौल से नहीं जोड़ पाएगा। पहले आप प्रदूषण के बारे में पढ़ाएंगे, उसके बाद तब वो आलूदगी के फ़वायद व नुकसानात या उसको रोकने वाले जो लाहे अमल है उन चीज़ों को बता पाएंगे। तो माबाद मुताला, पढ़ने के बाद। ऑप्शन राइट इज़ 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149। वकूफ़ियत पसंदों के मुताबिक बच्चे ज़बान की आमोजिश मुअस्सर तरीके से तैयार करते हैं। ज़बान की जो लर्निंग है, ज़बान की इक्तिसाब, अधिगम, भाषा अधिगम मुअस्सर तरीके से करते हैं कब? उस्ताद क्लास को कंट्रोल करता और बच्चों को बहुत कम मौका देता है। वह बच्चों को कवायद के उसूल याद करने की हौसला अफजाई करता है। बच्चे तख्ते स्याह से जवाबात साफ साफ नकल करते हैं। उस्ताद मुख्तलिफ महारतों पर मबनी कामों और सरगर्मियों में शिरकत के लिए तलबा की हौसला अफजाई करता है। तो क्वेश्चन में देखिए कि बच्चे ज़बान की आमोजिश मुअस्सर इफ़ेक्टिव तरीके से कब कर सकते हैं? जब उस्ताद का अमल होगा कि वो मुख्तलिफ अलग अलग स्किल पर मबनी, स्किल पर बेस्ड वो काम और सरगर्मी एक्टिविटीज़ कराएंगे और उसमें शिरकत के लिए बच्चों को मोटिवेट करेंगे। तब सब बच्चे और भी अच्छे तरीके से बच्चों को टीचर बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से सिखा पाएगा। आज थोड़ी सी ज़बान बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, सॉरी उसके लिए। अब लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस वीडियो का। अच्छा साम्या, एक अच्छा लिसनर कौन सा हो सकता है? अच्छा श्रोता अल्फाज को अदा करने का तरीका सीख सकता है, कार फरमा इरादों को पहचान सकता है, पूछे गए सवालों का सही जवाब दे सकता है, हर लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ सही करता है। मीन्स आपके क्लास में वो बच्चा जो आपके लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से सुन रहा है, उसके लिए इनमें से सबसे आसान काम क्या है? राइट आंसर आपका पूछे गए सवालों का सही जवाब। क्योंकि अगर आप सही से सुनेंगे नहीं तो फिर समझेंगे नहीं, अगर समझेंगे नहीं तो फिर उसका जवाब भी नहीं दे पाएंगे। तो किसी चीज़ के जवाब देने के लिए आपका सुनना ज़रूरी है, सुनने के बाद समझना। बाकी हर लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ सही करता है, ये भी लफ्ज़ सही है, लेकिन इससे और ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन आपको ऑप्शन 3 में दिया गया है। इस वजह से राइट आंसर हम यहाँ पर ऑप्शन 3 ही लेंगे। तो 50 क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2019 पेपर 2 के, यानी क्लास 6 से 8 लेवल के जो आपका पेपर था, उसमें उर्दू एज ए ऑप्शनल लैंग्वेज सेकेंड जिन्होंने चूज़ किया था उसका क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आज की इस वीडियो में हमने जो कुछ एक्सप्लेनेशन दिए या आपको कुछ और भी वजाहत करके समझाने की कोशिश की, तो वो आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज की इस वीडियो में दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।